हेलो एवरीवन, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर है। आज जो मैंने उस दिन लास्ट में टॉपिक छुड़वा दिया था, आज मैं उसको कंप्लीट करने वाली हूँ कि अडल्ट स्टेम सेल लीनिएज क्या होती है। कि एक जो स्टेम सेल होता है वो अपने पूरे आखिरी डिफरेंशिएटेड सेल तक किन किन सेल्स के थ्रू होकर आता है। मीन्स पहले वो जो एक स्टेम सेल होता है वो एक कमिटेड सेल में डिफरेंशिएट करता है, फिर एडल्ट सेल जो होता है एक कमिटेड सेल बन जाता है, फिर जो कमिटेड सेल होता है फिर वो एक प्रोजेनिटर सेल में बदलता है, फिर वो आखिरी में जाके डिफरेंशिएट होके एक डिफरेंशिएटेड सेल बन जाता है। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि एक होता कैसे है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे हम पहले आज अडल्ट स्टेम सेल लीनिएज। एक स्टेम सेल स्टार्ट करके आखिरी डिफरेंशिएटेड सेल तक कैसे पहुंचता है वही देखने वाले हम लोग। तो हम एक स्टार्ट करते एक स्टेम सेल से। ये है एक स्टेम सेल लीनिएज, सब जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक स्टेम सेल होता है, ठीक है। वो आगे जाकर क्या कर सकता है, जैसे मैंने उस टाइम भी बताया था, जो स्टेम सेल होता है वो वो डिवाइड करता है। तो कैसे कैसे कर सकता है, सिमेट्रिकली भी और एसिमेट्रिकली भी। तो अगर ये करते हैं एसिमेट्रिकली डिवाइड तो फिर ये खुद को भी बना लेगा, मतलब वो एक स्टेम सेल खुद द्वारा जनरेट करेगा और दूसरा सेल वो कौन सा बनाएगा, ये एक मल्टीपोटेंट सेल है। मल्टीपोटेंट सेल वो होता है जो एक ऑर्गन के सारे सेल्स को फॉर्म कर सकता है। उसके बाद हमारे पास बनता है एक कमिटेड सेल। कमिटेड सेल वो होगा या तो वो अपने जैसा ही एक सेल बना लेगा या फिर वो एक प्रोजेनिटर सेल बनाएगा। प्रोजेनिटर और ट्रांजिएंट एम्प्लीफाइंग सेल। और ये जो सेल यहाँ पे बनेगा ये बहुत ज्यादा ही जल्दी आगे भी डिफरेंशिएट कर लेता है और बना लेता है हमारे डिफरेंशिएटेड सेल। तो फर्स्ट क्या बनेगा, स्टेम सेल, जो कि मल्टीपोटेंट है। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल का मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन के ही सारे सेल बना सकता है। तो ये काफी तरह के सेल बना सकता है। पर एक जो कमिटेड सेल है उसने कमिटमेंट कर ली है कि अब उसने एक प्रोजेनिटर सेल बनाना है या फिर उसने अगेन एक कमिटेड सेल ही बनाना है। तो इसके बाद फिर एक प्रोजेनिटर सेल बनेगा। प्रोजेनिटर का मतलब होता है एंसेस्टर। प्रोजेनिटर का मतलब होता है एंसेस्टर। अभी किसका एंसेस्टर बनने वाला है या फिर किसका बेस बनने वाला है, ये आगे हमारे डिफरेंशिएटेड सेल का बेस बनने वाला है। तो ये इसके पास ये स्पेशलिटी है कि ये वापस अपने डिवाइड करके एक प्रोजेनिटर सेल द्वारा बना सकता है या फिर वो एक डिफरेंशिएटेड सेल बना सकता है। जैसे कि मान लो वो एक न्यूरॉन बना सकता है, या फिर वो कोई एक इंटेस्टाइन का सेल भी बना सकता है। कट चिपक नहीं रहा। तो ये अपने आप को भी बना लेगा और साथ में एक कमिटेड सेल भी बना देगा। और जो कमिटेड सेल होता है वो सिर्फ कुछ ही सेल्स को आगे बना सकता है। ये जो होता है मल्टीपोटेंट सेल वो काफी तरह के सेल्स को आगे बना सकता है, मैनी डिफरेंट टाइप्स को। और ये सिर्फ कुछ को ही बना सकता है, जिसमें से भी एक प्रोजेनिटर सेल बना लेता है और जो कि प्रोजेनिटर सेल आगे डिवाइड करके न्यूरॉन्स या फिर कुछ और भी बना सकते हैं। कोई भी कार्डियक सेल भी बना सकते हैं, किडनी के हिपैटोस करने वाले एक मल्टीपोटेंट की एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है जो एक ऑर्गन के डिफरेंट टाइप्स के सारे सेल बना सकते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारी डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूरॉन्स एंड एस्ट्रोसाइट्स।
न्यूरॉन्स तो सबको पता ही है, जो इस तरह होते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, मैसेज आगे ट्रांसफर करते हैं। और एस्ट्रोसाइट्स भी स्टार शेप के सेल होते हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने में काम आते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि किस सेल से स्टार्ट होगा। तो ये है हमारा जाइगोट विच इज टोटीपोटेंट, क्योंकि टोटली बॉडी के सारे सेल्स बनाने में कैपेबल है। जब ये आगे डिवाइड करेगा, एक टोटीपोटेंट स्टेम सेल हो गया, इसमें आगे जब ये डिवाइड करता है तो ये बना लेता है ये आउटर पेरिफेरी पे ट्रोफोब्लास्ट की लेयर। तो ये हमारी ट्रोफोब्लास्ट लेयर। और जो इसके अंदर यहाँ पे जो सेल एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इनको कहते हैं हम इनर सेल मास, या फिर इन्हीं को कहते हैं एम्ब्रियो ब्लास्ट स्टेम सेल। इन्हें एम्ब्रियो ब्लास्ट स्टेम सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि अब जो आगे एम्ब्रियो फॉर्म होने वाला है वो इनसे ही फॉर्म होता है। अब क्या होगा जब ये आगे डिवाइड करते हैं, पर सबसे पहले बताना जरूरी है कि जो एम्ब्रियो ब्लास्ट स्टेम सेल होते हैं ये किसकी एग्जाम्पल है, प्लूरिपोटेंट। ठीक है, अब इसमें से हम स्पेशली इनर सेल मास का वो वाला हिस्सा लेंगे जो ब्रेन के सेल्स को बना रहा है, जो न्यूरॉन्स को बना रहा है, जो एस्ट्रोसाइट्स को बना रहा है। तो वो सेल किस तरह के सेल हो जाएंगे, वो एक मल्टीपोटेंट सेल हो जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड सेल बनाने वाले हैं। तो इसमें से हमने मान लो इसके अंदर का एक सेल ले लिया है जो कि सिर्फ ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन के पोर्शन को ही बनाने वाला है। तो ये हमने एक सेल लिया, ये है एक मल्टीपोटेंट सेल। मल्टीपोटेंट सेल जो इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है अडल्ट ब्रेन। जब ये आगे डिवाइड करता है तो जो मल्टीपोटेंट सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो खुद वापस अपने आप को भी बना सकते हैं, क्योंकि एसिमेट्रिकल डिवीजन कर रहे हैं। वो खुद को भी मेंटेन रखेंगे, अपना स्टेम पूल भी, स्टेम सेल पूल को भी मेंटेन करेंगे, और आगे एक डिफरेंशिएटेड या कमिटेड सेल को भी बनाएंगे जो कि हमारा सेल है नेक्स्ट। ये है न्यूरोनल प्रोजेनिटर सेल। प्रोजेनिटर सेल, ये आगे जो जितने भी सेल होते रहते हैं उनकी कैपेसिटी टू डिवाइड डिक्रीज करती जाती है, क्योंकि वो इतने ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं जितने कि पहले वाले सेल्स करते हैं जो कि स्टेम सेल वगैरह होते हैं। अब ये जो न्यूरल प्रोजेनिटर सेल होता है ये क्या है, इसके पास है लिमिटेड डिफरेंशिएशन पोटेंशियल। अब ये आगे क्या करेगा, ये बनाएगा दो सेल्स को, और इनको कहेंगे हम लोग न्यूरॉन प्रीकर्सर्स। ये दोनों क्या है, न्यूरॉन के प्रीकर्सर सेल्स हैं ये, जो कि आगे जाके डिवाइड करते हैं। अब ये जो सेल्स हैं इनके पास क्या है, लिमिटेड है, ये लिमिटेड डिवीजन पोटेंशियल, लिमिटेड डिवीजन पोटेंशियल। जब ये आगे डिवाइड कर देते हैं तो मान लो इस वाले ने बना दिया अब न्यूरॉन, ये बन चुका एक न्यूरॉन सेल, और इस वाले ने बना दिए हमारे एस्ट्रोसाइट्स। तो ये है एस्ट्रोसाइट। अब ये जो दोनों सेल्स बने ये तो बिल्कुल ही डिवाइड नहीं, ये दोनों सेल्स बने इनको कहेंगे हम फंक्शनल, बिकॉज ये अब काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। फंक्शनल नॉन माइटोटिक, नॉन माइटोटिक का मतलब है ये बिल्कुल भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, फंक्शनल नॉन माइटोटिक सेल्स।
तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, जाइगोट से हुआ था। जाइगोट एक टोटिपोटेंट सेल है जो क्लीवेजेस करेगा, उसके बाद आउटर जो ये लेयर बनाएगा वो है ट्रोफोब्लास्ट की, और जो इनर जो सेल एक्यूमुलेट हो जाते हैं उनको कहते हैं इनर सेल मास या फिर एम्ब्रियोब्लास्ट स्टेम सेल भी कहते हैं। और वो प्यूरिपोटेंट होते हैं क्योंकि वो एक से ज़्यादा टाइप के सेल बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं वो उसके सेल बना सकते हैं। फिर इसमें से स्पेशली हमने सिर्फ वो सेल लिया है जो ब्रेन वाले रीजन से हो, और वो एक मल्टीपोटेंट सेल होगा जो कि खुद डिवाइड करके खुद को भी बना के मेंटेन कर लेगा, और आगे एक न्यूरोनल प्रोजेनेटर सेल भी बनाएगा। प्रोजेनेटर का मतलब वही होता है, एंसेस्टर होता है। उसके बाद वो क्या करेगा, न्यूरॉन के प्रीकर्सर्स बनाएगा। जो ये न्यूरॉन के प्रीकर्सर्स हैं वो लिमिटेड डिवीजन पोटेंशियल है इनके पास, क्योंकि ये अब ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, ये सिर्फ अब न्यूरॉन्स ही बन सकते हैं आगे जाके। ये नहीं है कि वो कार्डियक सेल्स बन जाएं या फिर वो इंटेस्टाइन के सेल बन जाएं, इसलिए इनकी लिमिटेड डिवीजन पोटेंशियल है। उसके बाद जो ये बिल्कुल फुली डिफ्रेंशिएटेड सेल बन चुके हैं जैसे कि न्यूरॉन और एस्ट्रोसाइट, ये तो बिल्कुल फंक्शनल है पर ये नॉन माइटोटिक है, ये बिल्कुल कभी भी डिवाइड नहीं करते। तो जो न्यूरॉन्स हैं, एस्ट्रोसाइट्स जो हमारे ब्रेन में होते हैं, ये न्यूरॉन हमारी पूरी बॉडी में होते हैं, ये कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं। ये जितने हैं उतने ही रहते हैं। अगर किसी को चोट लग जाए तो ये कम हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, पर ये ज़्यादा नहीं हो सकते हैं डिवाइड करके। तो हम इसका अब एक एग्जाम्पल और है मल्टीपोटेंट की, वो है हीमोपोएटिक स्टेम सेल की एग्जाम्पल, जिसमें वो ब्लड फॉर्मेशन दिखाएंगे। ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल की है, तो सेकंड एग्जाम्पल है ब्लड फॉर्मेशन बाय हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल की जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है ब्लड सेल फॉर्मेशन बाय हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। हीमोपोएटिक स्टेम सेल का मतलब होता है ब्लड फॉर्मिंग सेल्स। तो अब जो एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेम सेल दो जगह पे होते हैं, एक तो रेड बोन मैरो में, दूसरा फैट कनेक्टिव टिश्यू में। तो हम ब्लड फॉर्मेशन देखने वाले हैं, इसलिए हम सीधा के सीधा बोन मैरो के पास जाएंगे। ये हमारी एक लॉन्ग बोन, और इसके अंदर ये सारा क्या होता है, रेड बोन मैरो। तो अब रेड बोन मैरो के अंदर या फिर ब्लड या फिर रेड बोन मैरो, इसके अंदर से हम सेल्स लेंगे जो कि सेल है हमारे हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स HSC। अब ये क्या कर सकते हैं कि ये भी आगे स्टेम सेल्स हैं तो ये भी डिवाइड करेंगे। अब इनमें दो तरह के केस हैं, केस 1, केस 2। केस 1 में ये है कि या तो ये बनाएंगे डिवाइड करके लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल, जो कि आगे बनाएंगे सिर्फ तीन चीजों को डिफरेंशिएट करके बनाएंगे, T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स, या फिर ये बनाएंगे नेचुरल किलर सेल्स को। तो ये मेनली जो लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल है ये किन किन सेल्स को बनाएगा, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में काम आते हैं, सिर्फ उन सेल्स को ही बनाने वाला ये। और दूसरा केस ऐसा हो सकता है या फिर ये तो बनाए माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल। तो अब आगे जो डिफरेंशिएट करें कितने टाइप के सेल बना सकते हैं, सबसे पहले ये बना सकते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। वो साइट्स का मतलब होता है सेल्स, वो वाले सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म में हमें ग्रेन्यूल्स मिलते हैं उनको साइट्स में है। इसकी ट्रिक है BEN। बी से है बेसोफिल्स। बेसोफिल जो सेल्स होते हैं उनका न्यूक्लियस होता है एस शेप्ड। कैसा न्यूक्लियस होता है, एस शेप्ड न्यूक्लियस। और ई से होता है योसिनोफिल। योसिनोफिल जो होते हैं उसका जो न्यूक्लियस होता है
वो होता है बाइलोब्ड, बाइलोब्ड न्यूक्लियस। और एन से है न्यूट्रोफिल, जिसमें कि जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत सारे लोब का होता है, तो उसको कहेंगे हम मैनी लोब्स। तो ये काफी टाइप का हो सकता है। उसके बाद आते हैं हमारे मोनोसाइट्स, या जिन्हें हम कहते हैं मैक्रोफेजेस। फिर आते हैं प्लेटलेट्स, फिर हमारे आखिरी में आते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जो कि होते हैं बाइकनकेव। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड सेल फॉर्मेशन बाय हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स, जो कि हमारी लॉन्ग बोन मैरो होती है, उसके लॉन्ग बोन्स होती हैं, उसके अंदर रेड बोन मैरो होता है, या जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर ही होते हैं सिर्फ हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स। और इनके दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल बन जाए या फिर वो माइलोइड प्रोजेनिटर सेल बन जाए। अगर वो लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल बनता है तो वो इस तरह के सेल्स को डिवाइड करके बनाएगा जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि नेचुरल किलर सेल्स, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। और ऐसा भी हो सकता है सेकंड केस में कि वो माइलोइड प्रोजेनिटर सेल बना ले, जिसमें वो सबसे पहले ग्रैनुलोसाइट्स बनाएंगे। ग्रैनुलोसाइट सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। फिर इसकी ट्रिक है BEN, बेसोफिल, जिसका एस शेप न्यूक्लियस होता है, इओसिनोफिल, जिसका बाइलोब न्यूक्लियस होता है, और एन से न्यूट्रोफिल, जिसके काफी सारे लोब्स होते हैं। और फिर है मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस जिसको कह सकते हैं। फिर प्लेटलेट्स, ऐसे जो कि ब्लड क्लोटिंग में काम आते हैं। और फिर आरबीसी, जो बाइकनकेव होते हैं। तो ये था मल्टीपोटेंट स्टेम सेल के बारे में। इसके हमने दो एग्जांपल्स पढ़ ली हैं, फर्स्ट थी न्यूरॉन वाली और सेकंड है ब्लड फॉर्मेशन वाली। तो इसमें मैं बता चुकी हूँ अब जो एक स्टेम सेल होता है वो आखिरी के डिफरेंशिएटेड सेल तक कैसे पहुंचता है, वो बीच बीच में कौन कौन से सेल्स बनाते हुए जाता है, और क्या क्या उसके सेल्स एंड में बन सकते हैं। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एक जो स्टेम सेल होता है क्या सिर्फ वो ऐसे होता है कि टाइम के साथ वो डिवाइड करता जाता है और बस एक वो आखिरी डिफरेंशिएटेड सेल में बन जाता है, जो कि उसका लास्ट पॉइंट होता है, क्योंकि डिफरेंशिएटेड सेल तो आगे डिवाइड नहीं करते हैं। या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि एक जो डिफरेंशिएट हो चुके सेल्स हैं हम उनको वापस से हीमोपोइटिक स्टेम सेल बना सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? तो हाँ, ऐसा हो सकता है। एक साइंटिस्ट की वजह से ऐसा हो सकता है, जिन्होंने सबसे पहले ये चीज़ करके दिखाई है। तो उसको मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।